गुड इवनिंग, नमस्कार प्यारे साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। और चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं साथियों। पिछले सेशन में जो हम लोग चर्चा कर रहे थे वो हम लोगों ने रॉल्स का न्याय सिद्धांत देखा था। रॉल्स का न्याय सिद्धांत हम लोगों ने देखा था साथियों। और रॉल्स के न्याय सिद्धांत में आपको कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, आप जहाँ से भी प्रश्न लगाना चाहते हैं वहाँ से आप प्रश्न लगाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि साथ ही थियोरेटिकल सेक्शन है तो आपको समझना ही पड़ेगा, बिना समझे आप कुछ नहीं कर सकते। ये बात मेरी भी आपसे है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं न्याय के विविध रूप। आज ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। हम प्रयास करेंगे जल्द से जल्द ये चैप्टर समाप्त किया जाए। लगभग आधा घंटा या 35 मिनट की क्लास होगी अपनी। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे जिसका नाम होगा लोकतंत्र एवं अधिनायक तंत्र। उसमें भी हम लोग मोटी मोटी बातों पर चर्चा करेंगे, जहाँ से प्रश्न बनने लायक है या बन सकता है प्रश्न, वहाँ तक हम लोग प्रयास करेंगे। साथियों हमें देखना यही होता है एग्जाम के टाइम पे कि पढ़ने के लिए बहुत कुछ होता है साथियों। बस हमें ये प्रयास करना है कि हमको क्या पढ़ना है। समझ रहे हैं आप? यदि हम ये पता चल गई हमको कि हमको क्या पढ़ना है तो फिर हमारा सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, चलिए टॉपिक डाल दिए न्याय के विविध रूप। यहाँ से भी एक प्रश्न पूछ सकता है आपका कि सामाजिक न्याय से आपका क्या तात्पर्य है ना। चलिए, न्याय के विविध रूप। न्याय के विविध रूप। ठीक, न्याय के विविध रूपों में कौन कौन से न्याय, जैसे हम लोग देखेंगे कानूनी न्याय, राजनीतिक न्याय। नंबर 1 कानूनी न्याय, कानूनी न्याय। नंबर 2 राजनीतिक न्याय, राजनीतिक न्याय। आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय के बाद प्रक्रियात्मक न्याय, प्रक्रियात्मक न्याय। उसके बाद हम लोग देखेंगे प्राकृतिक न्याय, प्राकृतिक न्याय। इन सभी में हम थोड़ी थोड़ी बातें जानते हुए चलेंगे जहाँ से प्रश्न बन सकता है। और इन सब बातों को जानने के बाद आपका कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है आपसे नहीं बनेगा। और साथियों आपकी तैयारी एकदम बिल्कुल अच्छी हो जाएगी। आप लोग बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको दिया जा रहा है, आप केवल प्रैक्टिस करते रहें। और कुछ समय बाद मैं भी आपको कोशिश करूँगा, प्रयास करूँगा साथियों कि मैं भी आपको प्रैक्टिस सेशन लेकर के आऊँ। बात करते हैं साथियों कानूनी न्याय की। टॉपिक डालिए कानूनी न्याय, कानूनी न्याय, कानूनी न्याय। कानूनी न्याय में क्या है साथियों, जब न्याय कानून के अनुसार होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, कानूनी न्याय बोलते हैं। जब न्याय किसी कानून के अनुसार होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, कानूनी न्याय बोलते हैं। यह न्याय इस आधार पर होता है कि कानून के समक्ष सभी क्या हैं, बराबर हैं। यह न्याय किस आधार पर होता है कि कानून के सामने, कानून के समक्ष सब क्या हैं, सब बराबर हैं। किसी के साथ बिना भेद, किसी भी व्यक्ति के साथ बिना भेदभाव किए सभी को क्या दिया जाता है, समान न्याय उपलब्ध कराया जाता है। जब न्याय साथियों लिखित कानून के अनुसार होता है तो उसे हम लिखित न्याय बोलते हैं। जब न्याय साथियों मौखिक कानून या अलिखित कानून के अनुसार होता है तो उसे हम प्राकृतिक न्याय या फिर नैसर्गिक न्याय की संज्ञा प्रदान करते हैं। चलिए इसमें लिखिए, जब न्याय
जब न्याय कानून के अनुसार होता है तो उसे कानूनी न्याय कहते हैं। यह न्याय इस आधार पर होता है, यह न्याय इस आधार पर होता है कि कानून के समक्ष कानून के समक्ष सभी क्या है, बराबर हैं। तो कानून के समक्ष क्या है, सभी बराबर हैं। किसी के साथ बिना भेदभाव किए सभी को समान न्याय उपलब्ध कराना। लिखिए, किसी भी व्यक्ति के साथ बिना भेदभाव किए समान न्याय उपलब्ध कराता है। कौन? कानूनी न्याय। किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं करता और सभी को समान न्याय उपलब्ध कराना इसकी क्या है, उद्देश्य है। जब न्याय साथियों, लिखिए, जब न्याय लिखित कानून के अनुसार होता है तो उसे लिखित न्याय कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? लिखित न्याय कहते हैं। और जब न्याय अलिखित कानून एवं मौखिक कानून के अनुसार होता है तो उसे प्राकृतिक न्याय या नैसर्गिक न्याय कहते हैं। नैसर्गिक न्याय कहते हैं। अगला होता है राजनीतिक न्याय। इसे रफ कर लीजिए। अगला होता है क्या? राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय अगला लिखिए,
राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय, इसका जो संबंध है साथियों, राजनीतिक न्याय का संबंध किससे है? तो इसका संबंध उदारवाद से है। किससे है इसका संबंध? तो इसका संबंध उदारवाद से है। मानव अधिकारों के घोषणा पत्र में भी कहा गया है, क्या कहा गया है? उसके घोषणा पत्र में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी देश की शासन व्यवस्था में हाथ बटाने का अधिकार है, हाथ बटाने का अधिकार प्राप्त है। जो जॉन रॉल्स थे साथियों, जॉन रॉल्स ने अपने न्याय सिद्धांत में भी सभी की भागीदारी का समर्थन किया है, सभी लोगों की भागीदारी का समर्थन किया है। वयस्क मताधिकार क्या है साथियों? न्याय का आधार है, यानी वयस्क मताधिकार क्या है? राजनीतिक न्याय का आधार है। और सरकार की शक्ति में जनता की सहमति होना क्या है? आवश्यक मानी जाती है। यही राजनीतिक न्याय में कुछ बातें आपको जाननी है। जैसे लिखिए इसमें, इसका संबंध किससे है? इसका संबंध उदारवाद से है। इसका संबंध उदारवाद से है। इसका संबंध किससे भैया? तो इसका संबंध उदारवाद से है। मानव अधिकारों के घोषणा पत्र में, मानव अधिकारों के घोषणा पत्र में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश की शासन व्यवस्था में हाथ बटाने का अधिकार प्राप्त है, हाथ बटाने का अधिकार प्राप्त है। जॉन रॉल्स के न्याय निर्णय के सिद्धांत की प्रक्रिया में भी जॉन रॉल्स के न्याय निर्णय की प्रक्रिया में भी सभी की भागीदारी का समर्थन किया है। तो जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत में क्या कहा है? जॉन रॉल्स ऐसा समाज चाहते हैं, जॉन रॉल्स ने क्या कहा कि जॉन रॉल्स ऐसा समाज चाहते हैं जिसमें सभी को क्या है? सभी को स्वतंत्रता और समानता मिले, सभी की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति हो और गरीबों का भी उसमें हित हो। तो ऐसा समाज चाहते हैं वो। उन्होंने ऐसे समाज तक की कल्पना करी। उन्होंने कैसे समाज की कल्पना करी? उन्होंने कहा कि भाई ऐसा समाज होना चाहिए जिसमें अमीरों की स्वतंत्रता को कम किए बिना हम गरीबों की गरीबी को दूर कर सकें। तो एक ऐसे समाज की कल्पना उन्होंने करी। जॉन रॉल्स साथियों अपने न्याय सिद्धांत मानते कि कुछ क्या होती है? कुछ प्राथमिक वस्तुएं होती हैं, कुछ प्राथमिक वस्तुएं होती हैं और इन
ये जो प्राथमिक वस्तुएं होती हैं इनका न्यायपूर्ण वितरण ही न्याय कहलाता है। और ये प्राथमिक वस्तुएं साथियों आय, संपत्ति, संविदा, अधिकार, स्वतंत्रता, इन सभी का क्या है, आधार हैं। जॉन रॉल्स ने अपने न्याय सिद्धांत में बताया कि न्याय की मूल समस्या क्या है। न्याय की मूल समस्या जो हमारी जो प्राथमिक वस्तुएं हैं, न्याय की मूल समस्या प्राथमिक वस्तुओं का न्यायपूर्ण वितरण से है। तो प्राथमिक वस्तुओं का जब न्यायपूर्ण वितरण हो जाएगा तो वही न्याय की उत्पत्ति होगी। कौन कहते हैं, तो जॉन रॉल्स कहते हैं साथियों इस बात को। जॉन रॉल्स मानते हैं, आगे चल करके कहते हैं कि जॉन रॉल्स ऐसा समाज चाहते हैं जिसमें सभी को स्वतंत्रता और समानता मिले और साथियों सभी की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति हो, गरीबों का भी हित हो। ऐसा समाज चाहते हैं कौन, जॉन रॉल्स अपने न्याय सिद्धांत में साथियों। उन्होंने अपने न्याय सिद्धांत किस पुस्तक में दिया, तो साथियों ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, ए थ्योरी ऑफ सोशल जस्टिस, उस पुस्तक में उन्होंने अपना न्याय सिद्धांत दिया। ठीक है साथियों, तो मैंने आपको बताया कि जॉन रॉल्स का जो न्याय निर्णय सिद्धांत था उसमें भी सभी की भागीदारी का समर्थन किया गया है कि सभी को स्वतंत्रता, समानता और सभी की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति हो। सभी जो गरीब हैं उनके हितों को ध्यान में रख करके सामाजिक हित के कार्य भी किए जाने चाहिए। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर समझ में आई। वयस्क मताधिकार राजनीतिक न्याय का आधार है साथियों। लिखिए, वयस्क मताधिकार क्या है, वयस्क मताधिकार वयस्क मताधिकार राजनीतिक न्याय का आधार है। वयस्क मताधिकार क्या है, राजनीतिक न्याय का क्या भैया, आधार है। सरकार की शक्ति में भी जनता की सहमति आवश्यक है। सरकार की शक्ति में जनता की सहमति क्या है, अनिवार्य है। ये सब बात आपको किस में ध्यान रखनी है, तो राजनीतिक न्याय में ध्यान रखनी है। अगला आता है अपना आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय आर्थिक न्याय, तो आर्थिक न्याय जो है साथी मुख्य रूप से सामाजिक आंदोलन का परिणाम है। सामाजिक आंदोलन का परिणाम क्या है, तो आर्थिक न्याय है। आर्थिक न्याय का संबंध जो है वो मार्क्सवाद से है। आर्थिक न्याय का संबंध किससे है, तो वो मार्क्सवाद से है साथियों। कार्ल मार्क्स ने संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था को अन्याय की जड़ बताया। कार्ल मार्क्स ने क्या बताया, कार्ल मार्क्स ने संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था को अन्याय की जड़ बताया, अर्थात आर्थिक ढांचे को संपूर्ण व्यवस्था का आधार बताया। आर्थिक ढांचे को संपूर्ण व्यवस्था का क्या बताया इन्होंने, आधार बताया। आर्थिक न्याय आर्थिक समानता का पक्षधर है। यदि आर्थिक न्याय है समाज में तो आर्थिक समानता जरूर देखने को मिलेगी। कार्ल मार्क्स ने कहा साथी, कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जब तक उत्पादन के साधन पर सबका साझा नियंत्रण नहीं होता, जब तक उत्पादन के साधनों पर सबका साझा नियंत्रण नहीं होता, तब तक आर्थिक न्याय की स्थापना करना संभव नहीं है। समझ रहे हैं आप मेरी बात साथियों? चलिए लिखिए जरा इसमें, आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय क्या है, आर्थिक न्याय आर्थिक न्याय आर्थिक न्याय आर्थिक न्याय के बारे में देखें साथी, तो आर्थिक न्याय मुख्य रूप से क्या है, मुख्य रूप से किसका परिणाम है, तो सामाजिक आंदोलन का परिणाम है। आर्थिक न्याय मुख्य रूप से सामाजिक आंदोलन
सामाजिक आंदोलन का क्या है, परिणाम है आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय का संबंध किससे है साथी, तो आर्थिक न्याय का संबंध मार्क्सवाद से है। आर्थिक न्याय का संबंध, न्याय का संबंध, आर्थिक न्याय का संबंध किससे है, आर्थिक न्याय का संबंध मार्क्सवाद से है, मार्क्सवाद से है। कार्ल मार्क्स ने साथियों, कार्ल मार्क्स ने, कार्ल मार्क्स ने साथियों संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था को, संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था को अन्याय की जड़ बताया, अन्याय की जड़ बताया। तो कार्ल मार्क्स ने संपूर्ण जो राजनीतिक व्यवस्था है उसके क्या बताया, अन्याय की जड़ बताया। जब हम लोग कार्ल मार्क्स का चैप्टर पढ़ेंगे राजनीतिक विचारकों में, हम साथियों बहुत जल्द आपका सिलेबस समाप्त करने वाले हैं। उसके बाद नया बैच लॉन्च करेंगे हम लोग, जो न्यू वैकेंसी आने वाली है अल्टी ग्रेड वगैरह, अल्टी ग्रेड टीजीटी वगैरह की, उसके लिए हम लोग श्रृंखला चलाएंगे। उसके लिए हम लोग 3 क्लास आपको प्रोवाइड कराएंगे, संविधान की भी प्रोवाइड कराएंगे, आपको राजनीतिक विचारक की भी होगी, सिद्धांत की भी होगी। आपको 3 क्लास आपको देखने को साथियों मिलेंगी। ठीक है मित्रों, तो इतनी बात आपको समझ में आई कि कार्ल मार्क्स ने संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था को अन्याय की जड़ बताया, आर्थिक ढांचे को संपूर्ण व्यवस्था का आधार बताया। कार्ल मार्क्स ने, कार्ल मार्क्स ने आर्थिक ढांचे को संपूर्ण व्यवस्था का आधार बताया। कार्ल मार्क्स ने आर्थिक ढांचे को, आर्थिक ढांचे को संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था का आधार बताया। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई। चलिए बात करते हैं आगे। तो साथियों कार्ल मार्क्स ने बताया कि आर्थिक न्याय आर्थिक समानता का पक्षधर है। आर्थिक न्याय क्या है, आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय आर्थिक समानता का पक्षधर है। तो आर्थिक न्याय जो है वो आर्थिक समानता का पक्षधर है साथियों। आर्थिक न्याय क्या है, आर्थिक समानता का पक्षधर है। यदि आर्थिक न्याय होगा समाज में तो आर्थिक जो है समानता देखने को आपको मिलेगी। आर्थिक न्याय नहीं है तो आर्थिक समानता आपकी नहीं है। बात क्लियर समझ में आ रही है। कार्ल मार्क्स कहते हैं साथियों कि जब तक उत्पादन के साधनों पर सबका साझा नियंत्रण नहीं होता तब तक आर्थिक न्याय की स्थापना नहीं की जा सकती। लिखिए, मार्क्स कहते हैं कि मार्क्स कहते हैं कि जब तक उत्पादन के साधनों पर सभी का साझा नियंत्रण नहीं होता, सभी का साझा नियंत्रण नहीं होता, तब तक आर्थिक न्याय की स्थापना नहीं की जा सकती, नहीं की जा सकती है।
तो आर्थिक न्याय के बारे में बताया कि आर्थिक न्याय मुख्य रूप से सामाजिक आंदोलन का परिणाम है। आर्थिक न्याय का संबंध किससे है? तो आर्थिक न्याय का संबंध कार्ल मार्क्स से यानी मार्क्सवाद से है। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था अन्याय की जड़ बताया। कार्ल मार्क्स ने संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था को अन्याय की जड़ बताया। कार्ल मार्क्स ने साथियों आर्थिक ढांचे को संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था का आधार बताया। आर्थिक न्याय आर्थिक समानता का पक्षधर है। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जब तक उत्पादन के साधनों पर सभी का साझा नियंत्रण नहीं होता तब तक आर्थिक न्याय की स्थापना नहीं हो सकती। उत्पादन के साधनों को साझा नियंत्रण जो होता है वो कौन सी व्यवस्था में होता है? तो साम्यवादी व्यवस्था में होता है। ना तो कोई वर्ग है ना ही कोई क्या साथ, ना तो कोई अमीर वर्ग है ना ही कोई गरीब वर्ग है। उत्पादन के साधनों पर सबका साझा नियंत्रण होगा, किसमें? साम्यवादी व्यवस्था में। तो कार्ल मार्क्स साम्यवादी व्यवस्था के क्या हैं? समर्थक हैं। ठीक है साथियों, कार्ल मार्क्स को साथियों समाजवाद का भी जनक कहा जाता है। उतार लीजिए इसे। ठीक, चलिए अगला अपना सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय सामाजिक न्याय सामाजिक न्याय सामाजिक न्याय के बारे में जाने साथियों। सामाजिक न्याय फेबियनवाद एवं लोक कल्याणकारी राज्य का आधार है। ये क्या है? सामाजिक न्याय सामाजिक न्याय फेबियनवाद एवं लोक कल्याणकारी राज्य का आधार है। तो सामाजिक न्याय क्या है? फेबियनवाद एवं लोक कल्याणकारी राज्य के क्या है? आधार है। सामाजिक न्याय का अर्थ क्या है? सामाजिक न्याय का अर्थ सामाजिक न्याय का अर्थ सामाजिक न्याय का अर्थ क्या होता है? सामाजिक न्याय का अर्थ होता है कि साथियों जो समाज है, समाज जाति, धर्म, भाषा, लिंग, जन्मस्थान, विशेषाधिकारों पर आधारित ना होकर समाज के शोषित एवं वंचित वर्गों को न्याय मिले, यही क्या है? सामाजिक न्याय। यानी सामाजिक न्याय का अर्थ क्या है? सामाजिक न्याय का अर्थ है कि जो समाज है, समाज जाति, धर्म, भाषा, लिंग, जन्मस्थान इत्यादि के आधार पर ना होकर, विशेषाधिकारों के आधार पर ना होकर समाज के शोषित वंचित वर्गों को न्याय मिले, यही क्या है? सामाजिक न्याय है। देखिए का अर्थ है कि समाज जाति, धर्म, भाषा, लिंग, जन्मस्थान आदि के आधार पर न होकर समाज के शोषित वंचित वर्गों को
न्याय मिले, यही क्या है अपना सामाजिक न्याय है। जहां हमने देखा साथियों, जहां हमने देखा कि राजनीतिक न्याय क्या है, राजनीतिक न्याय स्वतंत्रता के आदर्शों को क्या देता है, प्राथमिकता देता है। राजनीतिक न्याय स्वतंत्रता के आदर्शों को क्या देता है, प्राथमिकता देता है। वहीं आर्थिक न्याय जो है आर्थिक समाज को महत्व देता है, आर्थिक समाज के आदर्शों को महत्व देता है। वहीं सामाजिक न्याय क्या है, सामाजिक न्याय साथियों बंधुता के आदर्शों को महत्व देता है। बंधुता के आदर्शों को महत्व कौन देता है, सामाजिक न्याय देता है। इन्हीं तीनों को मिलाकर साथियों सामाजिक जीवन में आदर्श न्याय की व्यापक सिद्धि की जा सकती है। इसमें आगे लिखें कि जहां राजनीतिक न्याय स्वतंत्रता के आदर्शों को प्राथमिकता देता है, जहां राजनीतिक न्याय स्वतंत्रता के आदर्शों को प्राथमिकता देता है, वहीं आर्थिक न्याय आर्थिक न्याय आर्थिक समाज के आदर्शों को प्राथमिकता देता है और सामाजिक न्याय बंधुता के आदर्शों को महत्व देता है। इन्हीं तीनों से एक इन्हीं तीनों से मिलाकर सामाजिक जीवन में आदर्श न्याय की व्यापक सिद्धि की जा सकती है। इन्हीं तीनों से एक सामाजिक जीवन में व्यापक न्याय की सिद्धि की जा सकती है। तो इन्हीं तीनों से सामाजिक जीवन में व्यापक न्याय की सिद्धि की जा सकती है। किस किस से भैया, किस किस से, राजनीतिक न्याय से, आर्थिक न्याय से, सामाजिक न्याय से। क्योंकि राजनीतिक न्याय जो है वो स्वतंत्रता के आदर्शों को प्राथमिकता देता है, वहीं आर्थिक न्याय आर्थिक समाज के आदर्शों को प्राथमिकता देता है, और सामाजिक न्याय क्या है, सामाजिक न्याय बंधुता के आदर्शों को क्या देता है, प्राथमिकता देता है, इनको महत्व देता है। और कहीं ना कहीं साथियों जो वर्तमान जो समय चल रहा है, वर्तमान समय में हमारे कहीं ना कहीं बंधुता के महत्व को कहीं ना कहीं इसमें कटौती की जा रही है। इसमें कहीं ना कहीं आपस में भाईचारे को कहीं ना कहीं ख़त्म किया जा रहा है। आप देख रहे होंगे कि कहीं ना कहीं आपस में लड़ाने का हम लोगों को प्रयास किया जा रहा है, लेकिन हम ठहरे मूर्ख आदमी हम जो है लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, है ना। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ाई तो करी है, लेकिन पढ़ाई हमने उस मानसिकता से नहीं करी है कि समाज में एक भाईचारा हम लोग पैदा करें। हम लोगों ने पढ़ाई उस हिसाब से करी है कि किसी ने कह दिया कि लठ मारे तो भाई से लठ मार देंगे। ये पढ़ाई नहीं होती है। ये केवल आप लोगों ने जो पढ़ाई करी है वो केवल आप लोगों ने पास होने के लिए पढ़ाई करी है। पास होने में, नॉलेज रखने में और साथ ही सिलेक्शन लेने में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कहीं ना कहीं हमारे जो बंधुता का भाव है इसको कहीं ना कहीं ठेस पहुँचती है वर्तमान को, अगर हम देखें वर्तमान के समय को देखते हुए चलें। लेकिन साथियों हमें इन आधारों पर नहीं चलना है। हम लोगों को क्या चलना है, हम लोगों को समाज में एक बंधुता का भाव पैदा करना है, और हम लोगों को राजनीतिक टिप्पणियों से बचना है, राजनीतिक पार्टियों के हस्तक्षेप से बचना है। ठीक है,
क्योंकि ये अपने अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कहीं ना कहीं जनता को मूर्ख बनाती रहती हैं और जनता मूर्ख बनती रहती है, क्योंकि भारत का जो अधिकतम समाज है वो अनपढ़ है, और अनपढ़ लोगों को में आप जानते हैं कि राष्ट्रवाद की जो भावना होती है वो अधिक मात्रा में पनपती है। राष्ट्रवाद की भावना अधिक मात्रा में पनपती है किस में? अनपढ़ लोगों में, जो पढ़े लिखे कम होते हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियां जो है इस वक्त खेल कर जाती हैं, ये खेला कर देती हैं, है ना, ये खेला हो जाता है आप लोगों के साथ। तो ये किसके बारे में साथी? ये है अपने सामाजिक न्याय के बारे में, ठीक है। ये किसके बारे में है? सामाजिक न्याय के बारे में है। अगला डाल दीजिए टॉपिक प्रक्रियात्मक न्याय। कौन सा भैया? प्रक्रियात्मक न्याय। प्रक्रियात्मक न्याय, जॉन रॉल्स ने भी साथियों इसी का क्या किया है? समर्थन किया है। चलिए, प्रक्रियात्मक न्याय, टॉपिक डालिए प्रक्रियात्मक न्याय। प्रक्रियात्मक न्याय, प्रक्रियात्मक न्याय। प्रक्रियात्मक न्याय के जो समर्थक है साथी ये मानते हैं कि जो मूल्यवान वस्तुएं हैं, जो मूल्यवान वस्तुएं हैं और जो सेवाएं हैं, जो लाभ हैं, इनका आवंटन जो है, इनकी आवंटन की जो प्रक्रिया है वो कैसी होनी चाहिए? वो न्यायपूर्ण होनी चाहिए। वही बात जो हमने आपको बताया, जो जॉन रॉल्स ने बताया था कि जो कुछ प्राथमिक वस्तुएं होती हैं, है ना, यानी कि कुछ मूल्यवान वस्तुएं होती हैं, कुछ प्राथमिक वस्तुएं होती हैं जिनका वितरण, न्यायपूर्ण वितरण ही न्याय की मूल समस्या है। तो वही बात कहाँ की जा रही है? वही बात प्रक्रियात्मक न्याय में की जा रही है। मैंने आपको बताया था कि जॉन रॉल्स ने अपने न्याय को प्रक्रियात्मक न्याय की संज्ञा प्रदान की है, ठीक है। तो प्रक्रियात्मक न्याय के जो समर्थक है वो क्या मानते हैं कि जो मूल्यवान वस्तुएं होती हैं, जो सेवाएं होती हैं, जो लाभ होते हैं, उनका न्यायपूर्ण वितरण ही क्या है? प्रक्रियात्मक न्याय है। प्रक्रियात्मक न्याय का संबंध किससे है? तो उदारवाद से है। प्रक्रियात्मक न्याय बाजार अर्थव्यवस्था को महत्व देता है। भैया जब उदारवाद की बात चल रही है तो पूंजीवादी व्यवस्था या फिर बाजारवादी व्यवस्था की भी बात चलेगी। तो प्रक्रियात्मक न्याय जो है वो बाजारवादी अर्थव्यवस्था को क्या देता है? महत्व प्रदान करता है साथियों। प्रक्रियात्मक न्याय के समर्थक कौन कौन हैं? तो हेयक हैं, मिल्टन हैं, फ्रीडमैन हैं, जॉन रॉल्स आदि माने जाते हैं। चलिए लिखिए, प्रक्रियात्मक न्याय के समर्थक मानते हैं कि प्रक्रियात्मक न्याय के समर्थक मानते हैं कि, तो प्रक्रियात्मक न्याय के समर्थक मानते हैं कि मूल्यवान, जो मूल्यवान वस्तुएं हैं, मूल्यवान वस्तुएं, सेवाएं, लाभ इत्यादि का आवंटन, इत्यादि का आवंटन न्यायपूर्ण होना चाहिए, न्यायपूर्ण होना चाहिए। प्रक्रियात्मक न्याय का संबंध किससे है? तो प्रक्रियात्मक न्याय का संबंध साथी उदारवाद से है। लिखिए, प्रक्रियात्मक न्याय का संबंध, प्रक्रियात्मक न्याय का संबंध किससे है? तो प्रक्रियात्मक न्याय का संबंध उदारवाद से है। किससे है भैया? उदारवाद से है। प्रक्रियात्मक न्याय जो है वह बाजारवादी अर्थव्यवस्था को क्या देता है? महत्व देता है। प्रक्रियात्मक न्याय, प्रक्रियात्मक न्याय बाजारवादी अर्थव्यवस्था को, बाजारवादी अर्थव्यवस्था को क्या देता है? महत्व प्रदान करता है,
महत्व प्रदान करता है। तो प्रक्रियात्मक न्याय बाजारवादी अर्थव्यवस्था को क्या करता है? महत्व प्रदान करता है। प्रक्रियात्मक न्याय के समर्थक कौन कौन हैं? तो प्रक्रियात्मक न्याय के समर्थक कौन कौन हैं? प्रक्रियात्मक न्याय के समर्थक जैसे हेयक हैं, हेयक, मिल्टन हैं, मिल्टन हैं, फ्रीडमैन हैं, फ्रीडमैन, फ्रीडमैन हैं, जॉन रॉल्स हैं, जॉन रॉल्स हैं। प्रक्रियात्मक न्याय के समर्थक कौन कौन हैं? जैसे हेयक हैं, मिल्टन हैं, फ्रीडमैन हैं, जॉन रॉल्स आदि माने जाते हैं, आदि माने जाते हैं। ठीक है भाई। तो हेयक हैं, मिल्टन हैं, फ्रीडमैन हैं और जॉन रॉल्स माने जाते हैं। अगला लिखिए प्राकृतिक न्याय। प्राकृतिक न्याय, इसका संबंध किससे है? इसका संबंध चारित्रिक विकास से है साथी। इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध चारित्रिक विकास से है। प्राकृतिक न्याय क्या है? प्राकृतिक न्याय नैतिकता को महत्व देता है। प्राकृतिक न्याय किसको महत्व देता है? तो नैतिकता को महत्व देता है। यह सामाजिक न्याय के काफ़ी करीब होता है साथियों। लिखिए प्राकृतिक न्याय, प्राकृतिक न्याय, ये लास्ट है, बस हो गया। प्राकृतिक न्याय, ये जो चैप्टर है अपना, ये न्याय का चैप्टर समाप्त हुआ। ठीक है भाई। और न्याय से संबंधित महत्वपूर्ण जो कथन हैं वो आप लोग साथियों याद करते रहिएगा, क्योंकि देखिए हम जानते कि भाई कथनों से, समझ लीजिए आप लोगों का लगभग 20% पेपर तो कथनों से भरा मिलता है हम लोगों को। हम लोग देखते भाई साहब यूकिन को कथन है ना, यूकिन का कथन। जैसा आपसे पूछ लिया जाए, फ्रांसीसी क्रांतिकारी ना तो पागल थे ना ही मूर्ख, जिन्होंने स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का नारा दिया। ये किसका कथन है? तो ये साथियों आर.सी. बादन का कथन है। किसका कथन है? तो ये आर.सी. बादन का कथन है। आर.सी. बादन कौन है? आर.सी. बादन सकारात्मक जो अपनी समानता है, सकारात्मक समानता है, उसके क्या माने जाते हैं? उसके समर्थक माने जाते हैं साथियों। ठीक है। जैसे आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि सभी व्यक्ति अपने अपने निर्धारित कार्यों को करें और आपस में सामंजस्य की स्थिति पैदा करें, ये किसका कथन है? ये न्याय से संबंधित कथन है, महत्वपूर्ण कथन है। कि साथ ही प्लेटो का कथन है। वहीं अरस्तु का क्या कथन है? अरस्तु कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को उसका उचित भाग मिल जाना ही न्याय है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? ठीक है, समझ रहे हैं आप मेरी बात, है ना? एक हैं जोसेफ मेडिसन। तो जोसेफ मेडिसन क्या कहते हैं कि न्याय अपने और पराये में, शत्रु और मित्र में कोई भेद नहीं करता, क्योंकि न्याय अंधा है, इसलिए न्याय अंधा है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? ये किसका कथन है? ये जोसेफ मेडिसन का कथन है। ये कुछ महत्वपूर्ण कथन है साथी जो अब मैंने आपको बताए होंगे। तो चलिए प्राकृतिक न्याय तो अपना रह ही जाता। इसका संबंध किससे है? इसका संबंध चारित्रिक विकास से है। इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध चारित्रिक विकास से है, चारित्रिक विकास से है। इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध चारित्रिक विकास से है। प्राकृतिक न्याय जो है, प्राकृतिक न्याय, लिखिए प्राकृतिक न्याय, प्राकृतिक न्याय नैतिकता को बढ़ावा देता है, नैतिकता को महत्व देता है, नैतिकता को महत्व देता है। यह सामाजिक न्याय के काफ़ी करीब होता है, सामाजिक न्याय के काफ़ी करीब होता है, काफ़ी करीब होता है। यह सामाजिक न्याय के काफ़ी करीब होता है साथियों। तो ये बात आप लोगों को क्लियर समझ में आ गई होगी साथियों। ठीक है भाई,
हैं। तो एक बार हम न्याय से संबंधित महत्वपूर्ण कथन देख लें दोबारा, जो हम लोगों ने आप लोगों को पहली क्लास में बताए थे, जिसे मैंने आपको बताया था कि संत ऑगस्टाइन कहते हैं कि न्याय के अभाव में राज्य क्या है, राज्य डाकुओं का एक झुंड बन जाता है। कौन कहते हैं? संत ऑगस्टाइन कहते हैं। वहीं हमारे एक थ्रेसीमेकस कहते हैं कि शक्तिशाली का हित ही न्याय है। कौन मानते हैं? थ्रेसीमेकस मानते हैं। अगले हैं अपने प्लेटो कहते हैं कि सभी व्यक्ति अपने अपने निर्धारित कार्यों को करें और आपस में सामंजस्य की स्थिति बनाए रखें, यही न्याय है। कौन कहते हैं? प्लेटो कहते हैं। अरस्तु कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को उसका उचित भाग मिल जाना ही न्याय है। कौन मानते हैं? तो अरस्तु मानते हैं। एक है अपने सिसरो कहते हैं कि न्याय समस्त सद्गुणों की मुकुटमणि है। न्याय समस्त सद्गुणों की मुकुटमणि है। तो कौन मानते हैं? सिसरो मानते हैं। एक है मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ये कहते हैं कि यदि कहीं भी अन्याय होता है तो हर जगह न्याय के लिए खतरा पैदा होता है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर कहते हैं कि कहीं भी अन्याय होता है तो प्रत्येक जगह न्याय के लिए खतरा पैदा होता है। कौन मानते हैं? मार्टिन लूथर किंग जूनियर के नाम से ये जाने जाते हैं। एक है डी पास्कल कहते हैं कि शक्ति के बिना न्याय पंगु है और न्याय के अभाव में शक्ति अत्याचार का साधन बन जाती है। न्याय के अभाव में शक्ति क्या बन जाती है? एक अत्याचार का साधन बन जाती है। ये कौन मानते हैं? डी पास्कल के नाम से एक व्यक्ति हैं, वो मानते हैं। एक है ऑस्कर वाइल्ड कहते हैं कि एक ही बात ऐसी है जो अन्याय से भी बुरी है। एक बात ऐसी है जो अन्याय से भी बुरी है। क्या बात ऐसी है? कि न्याय की देवी के हाथ में क्या है? तलवार नहीं होनी चाहिए। समझ रहे हैं आप मेरी बात? एक है मैंने आपको बताया जोसेफ मेडिसन। तो जोसेफ मेडिसन क्या मानते हैं? जोसेफ एडिसन, ये क्या मानते हैं? कहते हैं कि न्याय अपने एवं पराय में, शत्रु एवं मित्र में कोई भेद नहीं करता, इसलिए न्याय को अंधा बताया गया है। एक है बारकर कहते हैं कि न्याय को जीवन का अंतिम मूल्य माना है इन्होंने। बारकर ने न्याय को अंतिम मूल्य माना। कौटिल्य तो आप जानते के साथ ही कानून संप्रभु द्वारा दिया गया आदेश है। ये कौन मानते हैं? कौटिल्य मानते हैं। ठीक है भाई मित्रों, तो ये कुछ कथन थे। ये चैप्टर आज साथियों समाप्त हुआ अपना, और आप लोग अच्छे से इसका रिवीजन करेंगे, आप सवाल लगा लेंगे, आपकी तैयारी बेहतरीन हो जाएगी। ठीक है साथियों, चलिए अगले नेक्स्ट सेशन में हम लोग बात करेंगे आपसे लोकतंत्र एवं अधिनायक चैप्टर पर। उसमें लगभग 2 क्लास होंगी ज़्यादा हमारी। हम प्रयास करेंगे जल्द से जल्द उसका समाप्त किया जाए और उसके साथ साथ ही आपका सिलेबस भी समाप्त किया जाए। लोकतंत्र एवं अधिनायक तंत्र हो जाएगा, है ना। उसके बाद एक चैप्टर बचेगा अपना नागरिकता, बहुत जल्द मैं समाप्त करने वाला हूं। और हो सकता है साथियों की जो 1 तारीख आ रही है 1 मई से अपना एक नया ही बैच चालू होंगे। 3 बैच नए चालू होंगे संविधान का, यानी कॉन्स्टिट्यूशन हम अलग से पढ़ाएंगे आपको, राजनीतिक विचारक, राजनीतिक सिद्धांत हम अलग से पढ़ाएंगे आप लोगों को। ठीक है, बैच का नाम होने वाला है शिक्षक बैच। कौन सा बैच चालू करेंगे हम लोग? शिक्षक बैच हम लोग एक चालू करने वाले हैं, जो आप लोगों को टीचिंग एग्जाम में बहुत ही बेहतरीन आप लोगों को कंटेंट मिलेगा और आप बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट आपको देंगे हम लोग। आप 1 नंबर बिल्कुल तैयारी हो जाएगी आप लोगों की। पेपर की खोपड़ी में एकदम छेद कर आएंगे साथियों, आप लोग फाड़ देंगे पेपर को। ठीक है, फाड़ना नहीं है, मतलब अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, तो जब तक के लिए आपसे विदा चाहता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।